नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम आरएनए का। आरएनए अर्थात रियल न्यूज एनालिसिस। आरएनए विद अरुणेश, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सप्ताह भर की जो बड़ी असली खबरें होंगी, समाचार होंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। निष्पक्ष भाव से उनका विश्लेषण करेंगे, न गोदी मीडिया की तरह और न ही विरोधी मीडिया की तरह, सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह आप तक असली खबर और उसका असली विश्लेषण यानी एनालिसिस पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आज हम कुछ खबरों की बात करेंगे जो बीते सप्ताह सुर्खियों में रही। उनमें से पहली खबर है ईडी से जुड़ी हुई। जिस तरीके से ईडी की छापेमारी की जा रही है, जिस तरीके से विरोधी दल के नेता सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी के बहाने सरकार अपने विरोधी नेताओं को एक सबक सिखाना चाहती है। क्या है इस खबर में सच्चाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G स्पेक्ट्रम को लेकर क्या एक बड़ी भविष्यवाणी की है और किस तरह से अब आपके इंटरनेट की स्पीड यानी 5G आने से बढ़ने वाली है। कब से 5G की सुविधाएं आपको मिलेंगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही में अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने जाति, धर्म, मजहब के नाम पर हो रहे हंगामे को लेकर या यूं कहें हो रहे आतंक को लेकर क्या बड़ी बात कही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको एक अच्छी खबर भी बताएंगे जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए है। उनकी पेंशन मिलने में उन्हें जो कठिनाई आती है उसे दूर करने के लिए सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का आरएनए विद अरुणेश। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है, ये सुर्खियों में क्यों है, ये समाचारों में क्यों है। खबर क्या है पहले ये बताते हैं, इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे यानी एनालिसिस करेंगे। दरअसल ईडी पर खबर जो आ रही है वो अभी हाल ही में मुंबई से आ रही है। मुंबई में शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर सुबह सुबह 7 बजे ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ में लगे। साथ ही संजय राउत से कई घंटों तक ईडी ने पूछताछ भी की है। संजय राउत ने ट्वीट करके इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि वे सच्चे शिव सैनिक हैं, बाला साहब के सच्चे फॉलोवर हैं, इसलिए वो झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। यानी कहीं ना कहीं इस खबर में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो पात्रा चौल जमीन घोटाला हुआ था, उस घोटाले के महत्वपूर्ण तथ्य और प्रमाण एविडेंस ईडी के हाथ लगे हैं। इसके बाद ही ईडी ने ये छापेमारी की है। अब इस खबर का विश्लेषण। दरअसल ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमेशा से ये आरोप लगते आ रहे हैं कि जिस भी दल की सरकार होती है वो सरकार इन एजेंसियों के माध्यम से अपने विरोधी दलों के नेताओं को टारगेट पर रखती है, उन्हें सबक सिखाती है, उनका हैरेसमेंट करती है। और ये पहले भी होता रहा है। यही बीजेपी जो आज सरकार में है, जब ये विपक्ष में थी तो विपक्ष में रहते हुए बीजेपी भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर ऐसे ही आरोप लगाती थी। इसलिए इन आरोपों की सच्चाई कितनी है, इस पर एक बहस हो सकती है। दरअसल सीधी बात यह है कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां दरअसल कार्यों में स्वतंत्र कही जाती हैं, इन्हें स्वायत्त माना जाता है।
कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम करती हैं और वो कानून के दायरे में रहकर करती हैं। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की जांच एजेंसियों पर, उनकी कार्यवाहियों पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि सरकारें इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। अब हम इसका और गहराई से एनालिसिस दो तरह से करेंगे। उसके लिए पहले हम आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लेके चलते हैं, जो दरअसल पहले हमारे इस देश की भी राजधानी रह चुकी है अंग्रेजों के जमाने में। दरअसल कोलकाता में टीचर्स रिक्रूटमेंट का इस समय बहुत बड़ा शोर मच रहा है और उसकी वजह है क्योंकि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और उसकी जांच भी ईडी कर रही है। दरअसल ये मामला 2014 का है। 2014 में बहुत से टीचर्स की भर्ती की गई और बिना मेरिट वाले लोगों को नौकरियां दी गई। यहाँ तक कि जो 6वीं पास है, 8वीं पास है, उनको भी टीचर बना दिया गया और जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया ही नहीं, उनका भी सिलेक्शन हो गया। और इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि इस भर्ती घोटाले में बहुत बड़े लेवल पर अनियमितताएं हुई हैं। इसके बाद इसकी जांच की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ये पूरा जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है ये 5,000 करोड़ रुपए तक जाएगा। यानी वहां पर भी ममता बनर्जी इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं कि दरअसल केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस तरह की बातें कर रही है। अब हम कोलकाता से मुंबई आते हैं। मुंबई में जो 1034 यानी लगभग 1034 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला है और ये मामला पात्रा चावल जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है और इस घोटाले के तार संजय राउत से भी जुड़ रहे हैं। इससे संबंधित जांच के लिए ईडी ने कई बार समन संजय राउत को भेजा, लेकिन वे समय से एक बार भी नहीं आए। इसके बाद ही ईडी जैसी जांच एजेंसियां, इस एजेंसी से जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स पूरी तैयारी करते हैं, होमवर्क करते हैं, एक एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ही वे छापेमारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों को पता है कि वे जिस व्यक्ति, बहुत से शिव सैनिक संजय राउत के आवास के सामने आ गए और केंद्र सरकार की आलोचना करने लगे। बहरहाल अब इस मामले पर यही कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, इस पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी जांच में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पर लगे आरोप झूठे हैं तो वो कानून के सामने गलत साबित हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो फिर आपको उसके मुताबिक सजा का सामना भी करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है वो अजीत डोभाल से जुड़ी हुई है। खबर क्या है, पहले ये आपको बताते हैं। दरअसल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कहा है कि इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए सभी धर्म के लोगों को एक साथ एकजुट होकर के काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात से सहमति व्यक्त की कि हमारे देश में धर्म, मजहब, जाति के नाम पर समाज में वैमनस्य और टकराव बढ़ाने की कोशिशें लगातार होती रही हैं और इसकी वजह से दंगे जैसी स्थिति बन जाती है। और हाल ही में जो कुछ आपने देखा कि एक समुदाय के लोगों को किस तरह से उकसाया गया, भड़काया गया मजहब के नाम पर और बाद में उन्होंने किस तरह से हत्याओं को अंजाम दिया। तो अजीत डोभाल ने दरअसल ये जो बयान दिया, ये अखिल भारतीय सूफी सज्जादनशी परिषद के एक समारोह में वो ऐसा बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश इस समय प्रगति पथ पर अग्रसर है, यानी विकासशील से विकसित देश बनने की राह में है। ऐसे में सभी धर्मों के लोग यदि मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, तभी हमारा देश, हमारा समाज और सभी धर्मों के लोग सशक्त हो सकेंगे। अब इस खबर का विश्लेषण करते हैं। दरअसल ये सच है
कि हमारे देश में विविधता में एकता रही है। हमारे देश के पहले गृह मंत्री, पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सी रियासतों को, देशी रियासतों को मिला करके उनको एकजुट रखने का प्रयास किया। और आज की तारीख में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से और कुछ लोगों के अपने स्वार्थ की वजह से कुछ चंद लोग, चाहे वो इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, वो उनको भड़काते हैं, बहकाते हैं या यूं कहें मरने मारने पर उतारू होने को प्रेरित करते हैं। ये कहीं से सही नहीं है। धर्म एक निजी विषय है, ये आपकी आस्था का विषय है, इसलिए आप अपनी आस्था पर विश्वास रखिए और दूसरे की आस्था का भी सम्मान कीजिए। यदि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करेंगे और यही काम दूसरे धर्म के लोग भी करेंगे तो यकीन मानिए हम सब इस देश को आगे बढ़ाने में, अपने समाज को विकसित कर पाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे। अगली खबर जुड़ी हुई है स्मार्टफोन को लेकर। जी हाँ, 2G, 3G और 4G अब ये पुराने हो गए हैं, अब 5G का जमाना आ गया है। दरअसल केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसी साल 5G की सर्विसेज इस हमारे देश के लोगों को मिलने लग जाएंगी। अक्टूबर से 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी सुविधाएं आम लोगों को अक्टूबर से मिलने की संभावना है। वो मुंबई में एक निवेशक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5G के विस्तार की जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन इसमें तेजी लाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अन्य विकासशील देशों के मुकाबले हमारे देश में 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका बन रही है और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी तेजी लाई गई है। इन सेवाओं के मूल्य के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और सरकारी कंपनी BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड बाजार में संतुलन बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक लगभग 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं और अभी इस रुपए यानी जो ये सरकार को पैसे मिल रहे हैं, जो सरकार के पास एक फंड आ रहा है 5G स्पेक्ट्रम से, वो और अधिक आएगा क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब इस खबर का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। हमारा देश स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हमारे देश की अधिकतम आबादी के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन है, इंटरनेट की सुविधा है। ये बात अलग है कि कई ग्रामीण इलाकों में या छोटे कस्बों में आज भी इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है। आज भी दूरसंचार सुविधाएं देने वाली कंपनियों के नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है और इसके लिए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अच्छे नियम कानून को बनाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं हो पा रहा। इसलिए आज भी कई इलाकों में कॉल ड्रॉप की समस्याएं आती हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 5G स्पेक्ट्रम आ जाने के बाद हमारे देश में इंटरनेट की स्पीड और तेज गति होगी और साथ ही में हमारे देश में विकास की गति भी और तेज होगी। लेकिन इस खबर से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है। एनालिसिस करते समय हमें उस पहलू पर भी ध्यान देना होगा और वो पहलू है कि क्या विकास के नाम पर हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले अक्षय कुमार और रजनीकांत की एक फिल्म आई थी जिसमें बताया गया था कि 4G और 5G जैसी तकनीकी आ जाने के बाद किस तरह से हवाओं में, हमारे वातावरण में जो इन सुविधाएं देने वाली तरंगे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। उसकी वजह से हमारे बहुत से जीव जंतु, चिड़िया मारे जा रहे हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि इस धरती पर हर एक जीव जंतु को रहने का अधिकार है। इसलिए विकास के नाम पर हम अंधाधुंध इतना आगे ना बढ़ें कि हम इस धरती पर रहने वाले अन्य जीव जंतुओं की सेहत की, उनके जिंदगी की परवाह ना करें। इसलिए
5G स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अब आखिर में आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है। दरअसल खबर क्या है, ये आपको बताते हैं। रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि डिजिटल प्रमाण पत्र आ जाने के बाद बुजुर्गों को उनके पेंशन सुविधा मिलने में बहुत आसानी होगी। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के जरिए उंगलियों या आंखों से पहचान स्थापित करने में बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही है और इसके लिए सारी सुविधाएं आप अपने नजदीकी बैंक में जा करके ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से CSC केंद्र हैं, वहां पर भी जा सकते हैं। वहां पर आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए। इसके बाद आपको सारा प्रोसेस वहां पर बताया जाएगा और फिर आप डिजिटल प्रमाण पत्र हासिल कर लेंगे और इसके बाद आपको पेंशन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब इस खबर का विश्लेषण करते हैं। दरअसल तकनीकी से ही तरक्की आती है, टेक्नोलॉजी से ही डेवलपमेंट होता है। इसलिए तकनीकी के साथ साथ चलना अच्छी बात होती है और कागजी कार्रवाई कम होती है तो भ्रष्टाचार के अवसर भी खत्म होने लगते हैं। अगर एक जमाने में ये कहा जाता था कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपए भेजती है तो केवल 25 रुपए ही विकास कार्यों में लगता है, बाकी के 75 रुपए बीच में जो जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या बीच में मिडिल मैन हों, वो सब उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का साथ मिला है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हुआ है और जब से डिजिटल लेन देन की प्रणाली आई है, तब से इस तरह के करप्शन पर रोक लगी है, क्योंकि अब सीधा पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए यह एक शुभ संकेत है, अच्छी खबर है और आप सबको डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाना चाहिए और तकनीकी के साथ चलकर तरक्की करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का RNA, रियल न्यूज एनालिसिस विद अरुणेश। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।